Hello everyone, today we will discuss Newton's second law in this video. Now, according to Newton's second law, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of in the direction of force. तो मोमेंटम का टॉपिक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन माय प्रीवियस वीडियो. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेटा मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ वी चेंजेस द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन मोमेंटम विल ऑल्सो चेंज. तो जो मोमेंटम में चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हम करेंगे वो डिपेंड करेगा मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है और किस रेट से चेंज हो रहा है. ओके, तो नाउ हियर इज वन डेरिवेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल. बेटा दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन. यही तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन. तो मीन्स यहाँ से बेटा दो चीज़ क्लियर है कि जो फोर्स होता है वो मोमेंटम में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मोमेंटम में चेंज होने में जो टाइम लगा है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर टाइम कम लगा है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा और अगर टाइम ज़्यादा लगा है तो फोर्स कम अप्लाई होगा. ओके, तो नाउ वी विल डिराइव द डेरिवेशन. फोर्स is proportional to change in momentum upon my time taken. Okay, momentum is represented by P and change is represented by delta. This is the symbol of delta. ये जो symbol है बेटा ये डेल्टा का symbol है. डेल्टा denotes the small change. तो चेंज इन मोमेंटम हो गया डेल्टा पी और टाइम टेकन कितना टाइम लगा तो टाइम में भी कुछ चेंज हुआ होगा तो दैट इज डेल्टा टी. अब बेटा मोमेंटम दैट इज पी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी. तो इन सेकेंड स्टेप हियर वी हैव पुट एम इंटू वी इन प्लेस ऑफ पी. ठीक, अब बेटा थर्ड स्टेप में मास को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है. वाई? बिकॉज मास इज कांस्टेंट, मास चेंज नहीं होता और डेल्टा सिंबल डिनोट्स द चेंज. जो चीज़ चेंज नहीं होगी उसको हम बाहर ले लेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी. अब बेटा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी का मतलब है टाइम टेकन. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन. तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह आ जाएगा एक्सीलरेशन. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम जब भी रिमूव करते हैं तो इक्वल्स टू का सिंबल आता है प्लस एक कांस्टेंट आता है. तो यहाँ पे कांस्टेंट जो आया है प्रोपोर्शनैलिटी का दैट इज के है वो. और इफ़ द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू वन, वैल्यू जो के की वैल्यू होती है वो वन होती है तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन. तो बेटा जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन वो कहाँ से डिराइव होकर आया है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से. ओके, नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. There are lots of application of Newton's second law of motion. We will discuss one by one each and every application. Okay, now the first one is karate player breaks a slab of bricks in a single blow. As when hands move they carry velocity and when they touch slab the velocity is zero in very short time, hence force experienced is very high, hence slab breaks in a single blow. तो बेटा न्यूटन की सेकेंड लॉ से अभी हमने बताया था कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के. तो बेटा यही दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हैं कि जब भी कराटे प्लेयर स्ट्राइक करता है उस जो ब्रिक्स का स्लैब होता है उसको, तो बेटा जब वो हैंड अपने मूव करता है तो ही मूव्स विद द वेरी फास्ट. उसकी जो हैंड की उस टाइम पे वेलोसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मोमेंटम. इट मीन्स अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा? हाई होगा. एंड एज हिज हैंड टचेस द ब्रिक, तो जैसे ही हैंड उसका टच करेगा ब्रिक को तो द वेलोसिटी ऑफ द हैंड बिकम ज़ीरो. हैंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. अब अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो बेटा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा.
तो पहले मोमेंटम जो बहुत ही हाई था, क्योंकि जो उसका हैंड है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा था, नाउ इट बिकम ज़ीरो, तो मोमेंटम कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ही हाई होगा, और जो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम हाई होगा उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, तो उसी की प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो फोर्स जो इस जो पाइल ऑफ ब्रिक्स होगा उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ टाइम टेकन। तो बेटा हैंड जो होता है, जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो बहुत हैंड जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करवाते हैं। इट मीन्स इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही शॉर्ट होगा, तो फोर्स ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, बिकॉज फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। तो मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होता है, इसकी वजह से फोर्स ज़्यादा होगा, टाइम टेकन बहुत ही कम होता है, इसकी वजह से भी फोर्स ज़्यादा होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो फोर्स बहुत ही हाई फोर्स एक्ट करेगा in a very short time, hence the slab of bricks will break. Okay, now moving towards the next one. You have all seen during the cricket match, a cricket player moves his hand backwards on catching a fast moving ball. बेटा आप सब ने देखा है कि जब कोई भी क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो ही मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड, वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड मूव करता है। क्यों? क्योंकि जब बॉल आ रही होती टूवर्ड्स द क्रिकेटर तो उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होगा, और जैसे ही बॉल क्रिकेटर के हैंड में आ जाएगी वैसे ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो देन व्हाट इज़ हैपनिंग कि मोमेंटम बहुत हाई से ज़ीरो हो रहा है, तो मतलब चेंज इन मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा है, तो फोर्स जो लगेगा क्रिकेटर के हैंड पे वो इतना ज़्यादा होगा कि इट विल कॉज इंजरी, उसको इंजरी हो सकती है। तो टू रिड्यूस द फोर्स को रिड्यूस करने के लिए क्रिकेटर क्या करता है कि अपने ही मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। तो बैकवर्ड मूव करने से क्या होगा कि जो टाइम टेकन है, द टाइम रिक्वायर्ड द टाइम टेकन इन कैचिंग द बॉल को कैच करने में जो टाइम लगा है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, ये जो बॉल इसके हैंड पे आ रही है तो इसमें जो ये जो टाइम इंटरवल है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब टाइम इंटरवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। Okay, so this reduces the force, due to which it will not cause any injury to the cricketer. Okay, now next, use of seat belts. हाँ बेटा, तो एज़ यू नो कि हम लोग को हमेशा कहा जाता है कि सीट बेल्ट पहन के हमें बैठना चाहिए कार में। तो क्या होता है कि इफ़ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली, अगर मान लो किसी भी रीज़न की वजह से ड्राइवर जो है वो ब्रेक सडनली अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा कि कार अचानक से विद द जर्क इट विल स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगी अचानक से। तो क्या होगा, इट कैन कॉज इंजरी। तो टू प्रिवेंट दैट इंजरी वी आर इंस्ट्रक्टेड टू वियर ऑलवेज वियर सीट बेल्ट्स। तो एज यू कैन सी हियर इज़ वन पिक्चर, तो इसमें उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विदाउट सीट बेल्ट एंड विद सीट बेल्ट। अब बेटा विदाउट सीट बेल्ट क्या होता है कि जब सडनली ब्रेक अप्लाई होगा तो ये जो पर्सन है वो स्ट्राइक कर जाएगा कार से या जो भी चीज़ आगे आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है, टाइम पीरियड बहुत ही कम होगा। टाइम पीरियड कम होगा तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, तो इट विल कॉज इंजरी। अब अगर हम सीट बेल्ट अप्लाई कर रहे हैं, पहने हैं, वियर कर रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, सीट बेल्ट की वजह से जो हम यहाँ से यहाँ तक आने का ब्रेक की वजह से सडनली जो जर्क लगा है उसकी वजह से जो यहाँ से आने का टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और जब टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर जाएगा तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा इंजरी नहीं आएगी। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर इंस्ट्रक्टेड टू ऑलवेज वियर सीट बेल्ट्स। ओके, नाउ यू हैव सीन during athletics meet a high jumping
athlete is provided by a cushion or sand to prevent injuries, as sand helps to reduce momentum of athlete, hence force is reduced. जब भी बेटा कोई एथलेटिक मीट होता है तो यू हैव सीन जो हाई जंपिंग वाले एथलीट होते हैं उनको हमेशा कुशन दिया जाता है. ये देखो यहाँ पे कुशन या सैंड बेड होता है. तो ये क्यों होता है? इट प्रिवेंट्स द इंजरी कैसे प्रिवेंट करता है कि जब बेटा वो हाई वेलोसिटी से जंप करेगा तो जब सॉफ्ट चीज़ दैट इज़ कुशन होगा तो इट विल कंप्रेस होगा नीचे की तरफ. तो क्या होगा, जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू विच फोर्स विल डिक्रीज. तो जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी बॉडी पे वो डिक्रीज हो जाएगा, तो विच विल प्रिवेंट द इंजरी. नाउ न्यूटन की सेकेंड लॉ से वी हैव डिराइव वन फॉर्मूला दैट इज force equals to mass into acceleration. तो in game of tug and war the two team pull rope in opposite direction and the team which applies larger force wins as net force in the direction of team which wins the game. बट ये सब ने खेला भी होगा एंड यू हैव सीन ऑल्सो गेम ऑफ टग एंड वॉर. टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दो टीम्स होती हैं, दोनों टीम अपोजिट डायरेक्शन में रोप को पुल कर रही होती हैं. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो दैट टीम विल विन्स द गेम. नाउ द लास्ट वन इन ए गोल्फ गेम. इन ए गोल्फ गेम द प्लेयर हिट्स द बॉल विद द लार्ज फोर्स. गोल्फ गेम में क्या होता है कि जो प्लेयर होता है वो बॉल को हिट करता है विद द लार्ज फोर्स, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन. तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जितना ज़्यादा फोर्स से जो प्लेयर होगा वो हिट करेगा बॉल को, द मोर लार्जर विल बी द एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, तो द बॉल विल कवर लार्ज डिस्टेंस. Okay, I think applications of Newton's second law and the Newton's second law is clear to everyone. Okay students, now we will meet in Newton's second law. Bye.